हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी? सभी को राम राम, जय श्री कृष्णा। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप सबके? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चलो, बहुत बढ़िया। फिजिकल कंप्लीट, पास हो गए, बढ़िया, बधाई हो। जय श्री राम। ओके, सो मेंसुरेशन, क्षेत्र मिति। कई लोग अब ऊब चुके होंगे कि सर कब खत्म होगा। कोई अभी कमेंट कर रहा था कि सर 2023 तक खत्म हो जाएगा क्या मेंसुरेशन? ठीक है। हाँ। सभी मम्मी आ गए हैं। चलो, तुम्हें फिर से पिरामिड के अंदर कर देते हैं। गणपति बप्पा मोरिया। राधे राधे। चलिए भाई, एकदम फर्स्ट क्लास, बढ़िया। 2023 तक रवि पूछ रहा है, 2023 तक मेंसुरेशन खत्म हो जाएगा क्या? 2023 तो नहीं रवि, 2024 आधे तक खत्म कर देंगे। 1-1.5 साल और पढ़ना है बस। नमस्कार, जय श्री महाकाल। चलो भैया, अभिषेक, सचिन, रविशा, राहुल, कल्पना, नीरज, गौरव, योगी, सुबोध, राकेश, तनु, अखिलेंद्र, ऋतिक और बहुत सारे लोग हैं। चलिए, सभी लोग फुल स्क्रीन कर लें अब। गांव में डीजे बज रहा है, गधा घोड़े पे बैठ के जा रहा है। तुम भी जाओगे ऐसे ही एक दिन। चलो, बहुत बढ़िया। चलिए, तो मुझे जल्दी से ये बताइए कि क्या आप सभी लोगों ने, कल हमने पिरामिड पढ़ा था, तो क्या आप सभी लोगों ने पिरामिड को रिवीजन कर लिया है? जो सारे फॉर्मूले, जो सारी बेसिक चीजें कल सिखाई थी, उम्मीद है आप लोगों ने उसको एक बार तो देख ही लिया होगा। हाँ या ना? हम्म। सब पढ़ेंगे अभिषेक, सारे चैप्टर पढ़ेंगे, चिंता ना करो। एडवांस मैथ्स की बुक कब आएगी? 1-2 महीने लगेंगे अभी उसमें। ठीक है, रिवीजन कर लिया तो चलो आ जाओ अब जरा। क्वेश्चन नंबर 127। आज हम चैप्टर को एंड करने का प्रयास करेंगे, और अगर आज हमारा चैप्टर एंड हो जाता है सो मंडे से हम लोग नया चैप्टर जो है शुरू करेंगे। हम्म। 132 तक हो गया था। आधार 40 है, पिरामिड का आयतन इतना है, पिरामिड की ऊंचाई ज्ञात करिए, ये हो गया था क्या? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये नहीं हुआ था। ठीक है, मैं ये मान के आपको बता रहा हूं कि आपने कल की क्लास का रिवीजन भी कर लिया होगा, और पिरामिड का जो भी बेसिक मैंने आपको कल सिखाया था, आपने वो सब बहुत अच्छे से कवर कर लिया होगा, ऐसा मैं मान रहा हूं, है ना? किसी पिरामिड का आधार एक 40 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है, पिरामिड का आयतन इतना है, तो पिरामिड की ऊंचाई क्या है? देखो, इस प्रकार का एक वर्ग है जिसपे पिरामिड खड़ा हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर एक पिरामिड है, और इसकी प्रत्येक भुजा, पिरामिड का आधार 40 सेंटीमीटर भुजा, प्रत्येक भुजा कितनी है? 40 सेंटीमीटर की है। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस, आधार का क्षेत्रफल, इंटू हाइट ऑफ पिरामिड इज इक्वल टू वॉल्यूम। ये आपको याद है। 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम, ये आपको पता है। ठीक है जी। तो अगर मैं आपसे बोलूंगा कि इसका एरिया, वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है, तो 40 और 40 का 2 बार गुणा कर देंगे, और इंटू हो जाएगी हाइट, जो कि हमें नहीं पता है, लेकिन हमें एक बात पता है, और वो है इसका वॉल्यूम, यानी आयतन। ठीक है भाई, 2 जीरो से आप 2 जीरो उड़ा दोगे, 4 और 4 हो जाएगा 16, 16 से काटोगे 16 पंजे 80, 5 तिया 15। तो इस पिरामिड की हाइट कितनी होगी? 15 सेंटीमीटर होगी। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, 15 सेंटीमीटर। क्लियर है? हम्म। क्वेश्चन की नंबरिंग गलत है? ऐसा कैसे हो सकता है? पढ़ना तो पिरामिड से ही था ना अपने को। 134, 33, 32, 37, 38, 39,
चलो नंबरिंग कुछ गलत हो सकती है, अब फिलहाल पीपीटी आ गई है, नंबरिंग आप सही कर लेना अपने लेवल पे, क्वेश्चंस यहीं से हमें कंटिन्यू करना था, है ना। चलो दो चार क्वेश्चन नंबरिंग इधर उधर हो गई, इसको सही कर लेंगे। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर जो भी आपका है, पिरामिड के बाद क्वेश्चंस यही थे, नंबरिंग हो सकता है गड़बड़ हो गई हो, अभी आप पढ़ने पे ध्यान लगाएं, ठीक है। पिरामिड का आधार 16 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है। फिर से जो आधार है वो एक स्क्वायर है, यानी एक वर्ग है। यदि उसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तब तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। कर्व्ड सरफेस एरिया आपको बताना है। तो मैंने कल आपको बताया था कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू पेरीमीटर, बेस का पेरीमीटर यानी आधार का परिमाप, है ना, इंटू तिर्यक ऊंचाई इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ, है ना। अब आपसे कहा गया है कि पिरामिड का आधार जो है वो फिर से एक वर्ग है। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक भुजा कितनी है, 16 है। अगर ऊंचाई, इसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। अब आप सोचिए, आपको यहां पे पेरीमीटर निकालना है, तो देखो पेरीमीटर तो आप आराम से निकाल लोगे, परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योग, तो 16 का 4 गुना 64। लेकिन आपको स्लांट हाइट निकालनी है, तिर्यक ऊंचाई निकालनी है। जब तक ये नहीं पता होगा तब तक आप आंसर नहीं दे पाओगे, है ना। तो हमें अब कैसे निकालना पड़ेगा। मैंने आपसे कल कहा था कि अगर आप पिरामिड के अंदर दबे हुए हो, यहां पे हो, बीचों बीच में हो, इधर जाओगे तो स्लांट एज, लेकिन हमें स्लांट हाइट पता करनी है तो इधर जाना पड़ेगा, है ना। तो अब सोचो, अगर भुजा 16 है तो ये 8 हो जाएगा, है ना। और ये अगर पेन को यहां बीचों बीच रख दूं तो ये इस पिरामिड की हाइट हो जाएगी। तो ये ऐसा बनेगा, है ना। ये हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, ये हो गई हाइट, ठीक है। और हाइट कितनी दी हुई है, 15। और आपको ऐसे जाना है, मतलब ऐसे जाना है, ठीक है। तो ये कितना जाना है, 8 जाना है। और अब आपको स्लांट हाइट यानी एल निकालना है। और आपको पता है कि 8, 15 और 17 एक ट्रिपलेट होता है जो आप कई सदियों से पढ़ते आ रहे हो। तो ये 17 आ जाएगा, ये 17 आ जाएगा, मतलब यहां पर भी आप क्या रख दोगे, 17 रख दोगे, ठीक है भैया। 2 से कैंसिल कर दोगे 32 बार, तो 17 दूनी 34 का 4, 3 17 तिया 51 और 3 यानी 54। तो 544 क्यूबिक स्क्वायर सेंटीमीटर ये कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा। है क्या ऑप्शन में, ये रहा। बस कल का बेसिक क्लियर है तो बिल्कुल समय नहीं लगेगा, बिंदास सवालों को आप एकदम उड़ा डालोगे, ठीक है। आप यहां खड़े हो, आपको ऐसे जाना है, मतलब ये या ये एक ही बात है। तो जाना कितना है, 8। हाइट कितनी है, हाइट है 15। तो कर्व्ड यहां पे अगर टच करोगे तो ये ऐसे ही तो होगा ना, तिर्यक ऊंचाई होगी 17। तो एल आपको 17 मिल गई, आंसर आ गया। कोनो दिक्कत। हम्म पिरामिड के आधार का क्षेत्रफल 57 स्क्वायर सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, आयतन ज्ञात करिए। अब देखिए, आधार का क्षेत्रफल इतना है, ऊंचाई इतनी है, आयतन निकालना है। तो आयतन का फॉर्मूला होता है 1/2 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम। एंड आई थिंक एवरीथिंग इज गिवन। एरिया आपको दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है 57 एंड हाइट दी हुई है 10। तो आंसर 190 आ जाएगा क्या, 3 से कैंसिल होगा 19 बार, आंसर इज 190। दिस इज योर आंसर, क्यूबिक सेंटीमीटर। आसान है एकदम, बन रहा होगा। हाँ, वेरी गुड। किसी पिरामिड का आधार 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। अब देखो, देखते से मुझे पता चल गया कि 5, 12, 13 क्या है, एक ट्रिपलेट है। और ट्रिपलेट है यानी राइट एंगल ट्राइंगल है। तो जो आपका पिरामिड है वो उसका आधार एक राइट एंगल ट्राइंगल है। लेट से एक 5 हो, एक 12 हो, तो एक 13 हो। लेकिन आगे और देखते हैं,
आधार 5 है, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर, यानी देखो इसका आधार कितना है, आधार 5 है, जो कि हमने सही लिखा था, और यह है ना। पिरामिड का आयतन इतना है, पिरामिड की ऊंचाई आपको पता लगानी है, पिरामिड की हाइट आपको पता लगानी है। बोलो क्या करोगे। देखो आयतन दिया हुआ है 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम। मुझे बताओ कि राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हो, 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना। ऐसे ही इसका एरिया निकालोगे तो 12 का 5 गुना 60, 60 का आधा 30, तो इसका एरिया कितना आ गया 30। तो 1/3 एरिया ऑफ बेस इज 30, हाइट इज नॉट गिवन एंड वॉल्यूम इज 330। यस और नो, है ना। 3 से कैंसिल होगा 10 बार, 10 से कैंसिल होगा 0, तो हाइट आ जाएगी 33। दिस इज योर आंसर। ए 33 इज द आंसर। बोलो भाई, कोनो दिक्कत, मजा आ रहा है? ऐसा लग रहा है कि आप पिरामिड पढ़ रहे हो? कुछ नहीं है। पिरामिड का अगर बेसिक अच्छे से समझ लिया तो ये सब 2D में ही खत्म हो जाता है, पूरे फॉर्मूले से ही खत्म हो जाता है। पिरामिड जैसा कोई काम ही नहीं है यहां पे, है ना। पूरा आयत, वर्ग, वृत्त, त्रिभुज, चतुर्भुज से ही सब निपटा सकते हो आप। ओके, मूविंग अहेड। किसी पिरामिड का आधार एक समबाहु त्रिभुज है। कल आपको समबाहु त्रिभुज ही सबसे पहले समझाया था, है ना। इक्विलेटरल ट्राइंगल इसका बेस है। पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 270√3 है। तो ऊंचाई ज्ञात करिए, इसकी हाइट आपको बतानी है। है ना। चलो देखो, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल याद करो। मैंने आपसे कहा था कि कर्व्ड सरफेस एरिया, है ना, प्लस एरिया ऑफ बेस, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और आधार का क्षेत्रफल निकाल दिया जाए तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है टोटल सरफेस एरिया। ये आपको याद है। अब वक्र पृष्ठ कैसे निकालते हैं, 1/2 बेस का पेरीमीटर यानी परिमाप इंटू हाइट, है ना। ये आ जाएगा, सॉरी इंटू हाइट बोल रहा हूं, इंटू तिर्यक ऊंचाई, ये कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया। और एरिया ऑफ बेस, आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि आधार एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, √3/4 इंटू ए स्क्वायर भुजा का वर्ग बराबर टोटल सरफेस एरिया विच इज 270√3। अभी मैंने कुछ नहीं करा, ये आपका कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया, ये एरिया ऑफ बेस आधार का क्षेत्रफल हो गया, और दोनों को टोटल कर दिया जाए तो टोटल सरफेस एरिया आपको मिल जाएगा, है ना। अब किसी पिरामिड का आधार, अब देखो जो त्रिभुज है वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों भुजाएं बराबर होती है, यानी यहां ईच साइड इज 10√3। बोलो हाँ या ना। प्रत्येक भुजा कितनी हो जाएगी, 10√3 हो जाएगी। क्लियर है। तो यहां पे आपको कुछ नहीं करना है। यहां पे तो आपको पता चल गया, ये आपका 1/2 है। अब देखो, अगर एक साइड 10√3 है तो तीनों भुजाएं कितनी होंगी, तो तीनों भुजाएं होंगी यानी 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो बन जाएगा 30√3, यानी जो पेरीमीटर है वो कितना हो जाएगा 30√3। एल मुझे नहीं पता, फिर √3/4 ए का स्क्वायर भुजा का वर्ग, तो इसका वर्ग डायरेक्ट लिख दूं, 10 का स्क्वायर 100, √3 का 3 यानी 300 बराबर में 270√3। इतनी बात समझ में आई। अब एक चीज और यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, एक चीज और यहां पे ध्यान दीजिए, √3 कॉमन निकल जाएगा, ठीक है, और इधर आपके पास 270√3 है, ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। यहां भी √3 है भाई, बीच में प्लस लगा है तो आप √3 कॉमन ले लोगे और इधर √3 कैंसिल हो जाएगा। तो अच्छी बात यह है कि √3 तो गया, है ना। 30 को 2 से डिवाइड करोगे तो 15 बचेगा इंटू एल बचेगा। यहां पे √3 गया, 300 को 4 से डिवाइड करोगे तो ये आपका 75 आ जाएगा, और इधर आपके पास ओनली क्या बचेगा, 270 बचेगा। क्लियर है। 270 में से 75 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 195, 195, और इसमें आप 15 का भाग दे दोगे, है ना जी, 15 का भाग दे दोगे तो 15 से एक बार
और 15 से 3 बार। तो आपको पता चल गया कि यहां पे तिर्यक ऊंचाई कितनी है, तिर्यक ऊंचाई यहां पे 13 है, 13 है। ठीक है। अब अगली बात, अब हमें लेकिन पता क्या करना है, हमें तो हाइट पता करनी है ना। हमें तिर्यक ऊंचाई नहीं पता करनी थी, स्लांट हाइट नहीं पता करनी थी, पिरामिड की हाइट पता करनी है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक छोटा सा लॉजिक हम सब मिलकर लगाएंगे, है ना। आप फिर से मम्मी बन जाओ, आप इस पिरामिड के बीचों बीच यानी यहां पर हो, है ना। अब मैं आपसे कहूंगा कि आपको किसी एक तरफ जाना है ना। तो आप सोचिए, मान लीजिए आप इस तरफ जाओगे, भाई देखो सामने तो जा नहीं सकते, सामने चाहो तो सामने भी जा सकते हो, चाहो तो इधर भी जा सकते हो। मैंने आपको कल बताया था कैपिटल आर और स्मॉल आर वाला कंसेप्ट लगेगा, कोई भी लगा लो, है ना। तो हम यहां पे स्मॉल आर वाला कंसेप्ट लगा लेते हैं, है ना। स्मॉल आर का कंसेप्ट लगाते हैं कि अगर भाई मैं यहां से अगर यहां तक जाऊंगा तो यहां जाने पर ही तो स्लांट हाइट का यूज आएगा। अगर मैं उधर चला जाऊंगा तो मुझे स्लांट एज पता होना चाहिए, जो कि नहीं पता है। तो अगर मैं सीधे जाऊंगा यहां टच करूंगा तो ऊपर से जो जुड़ेगा वो स्लांट हाइट होगी, जो कि मुझे पता है ना। अब आर, आर का फॉर्मूला क्या होता है, a/2√3, है ना। अंतः त्रिज्या का फॉर्मूला होता है a/2√3। ए कितना है भाई साहब, 10√3 है, और नीचे क्या है, 2√3 है। तो यहां पे आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, फिर से यहां पे बीचों बीच में आप सोचिए, है ना। आप इस प्रकार से यहां पर हैं, है ना। ये आप यहां पे खड़े हुए हो, यानी ये है, ये इस पिरामिड की हाइट है जो मुझे नहीं पता। आप यहां से यहां तक चल के गए, यानी आपने आर वाली डिस्टेंस कवर करी, जो अपने आप में कितनी है, 5 है। और स्लांट हाइट, स्लांट हाइट आपको पता है 13 है। नाउ अगेन आपको पता है कि 5, 12 और 13 ट्रिपलेट होता है, 5, 12, 13 ट्रिपलेट होता है। इट मींस हाइट कितनी आ जाएगी भैया, हाइट आ जाएगी 12। यही आपका आंसर है, डी इज द आंसर। बोलो, मजा आया? बहुत मजेदार क्वेश्चन था। क्लियर है। पहले हमने यहां हर प्रकार की वैल्यू रख के एल की वैल्यू पता लगाई। हमें पता है एक भुजा इतनी है तो तीनों भुजाएं इतनी, वो तो सब यहां चला गया। अब आप पिरामिड में बीचों बीच खड़े हो, स्लांट हाइट कब बनेगी, जब सामने सीधे सीधे जाओगे। तो ये तो क्या हो गई, ये इन रेडियस हो गई ना, अंतः त्रिज्या हो गई, जिसका फॉर्मूला a/2√3 होता है। ए की वैल्यू 10√3, 2 से 5 बार कैंसिल हुआ, तो ये 5 है, ये 13 है। तो इस पिरामिड की हाइट कितनी होगी, इस पिरामिड की हाइट 12 होगी, 12 सेंटीमीटर इस पिरामिड की हाइट हो जाएगी। दिस इज योर आंसर। बताओ भाई, मजा आया कि नहीं आया? हाँ हेमराज जी, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। हाँ भाई राजेंद्र, पहचान गए अब तुम्हें, तुम्हारा नाम ही काफी अब। मजा आया? अगला क्वेश्चन नंबर 132, अगेन पिरामिड। पढ़िए सवाल को भी। स्लांट एज के लिए पंकज कल की क्लास देखिए आप। करेक्ट।
एक पिरामिड का आधार एक समषटभुज है। देखिए समषटभुज कैसा होता है, ऐसा होता है। और आपको एक चीज पता है कि अगर किसी समषटभुज में इस प्रकार से मात्र 3 विकर्ण खींचे जाएं तो 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बनते हैं, 6 समबाहु त्रिभुज बनते हैं। अच्छा, समबाहु समषटभुज है, पॉलीगन है, हेक्सागन है ना, रेगुलर पॉलीगन है, यानी ऑल साइड्स आर इक्वल। और आपको बताना है इसका पार्श्व पृष्ठ यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ बताना है। तो 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू एल। तो 1/2, अगर एक साइड 20 है तो इसमें तो 6 साइड्स होती है ना, 6 साइड्स होती हैं, तो इनका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब मुद्दा है एल निकालने का। एल मतलब समझ रहे हो, स्लांट हाइट हमें निकालनी है। स्लांट हाइट आप तभी निकाल सकते हो जब आप बीचों बीच से सीधे जाओ, यही स्लांट हाइट हो सकती है। अब सोचिए यहां पे अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, ये अपने आप में एक ट्राइंगल है और ये क्या होता है, इस ट्राइंगल की हाइट होती है। अगर ऐसे स्ट्रेट आपको ट्रेवल करना है, स्ट्रेट अगर आपको जाना है, तभी आप यहां पे जाके टच करोगे तो स्लांट हाइट का कंसेप्ट लगेगा। और ये इस ट्राइंगल के लिए क्या है, ये इस ट्राइंगल की हाइट है। ठीक है, तो अब आते हैं, इमेजिन करिए आप यहां पिरामिड के बीचों बीच खड़े हो, यहां आप खड़े हुए हो और आपको ऐसे जाना है। ये ऐसे जो जाना है उसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, है ना, और ये आपका स्लांट हाइट हो गया। ये आपको नहीं पता है ना। अब क्या आपको पिरामिड की हाइट पता है, तो अभी तो फिलहाल वो भी हमें नहीं पता। लेकिन अगर मुझे ऐसे जाना है तो ये होगा √3/2 इंटू ए। √3/2 इंटू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अच्छा, पिरामिड की ऊंचाई तो हमें पता है 10 है ना, ये पिरामिड की हाइट हो गई। ए से ट्रेवल करना है जो अपने आप में इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट होगी, इस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होगी, जिसका फॉर्मूला √3/2 इंटू ए होगा। और ए भी तो पता है आपको, ईच साइड भी तो पता है, वो अपने आप में 20 है, तो √3/2 इंटू 20 है ना। तो अगर अब मैं यहां पर देखूं, ये 10 है, ये 10√3 है ना, तो बताओ यहां क्या आएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, 10 का वर्ग 100, इस 10 का वर्ग 100 इंटू 3 300, 300 और 100 हो गया 400, 400 किसका वर्ग होता है, 20 का। तो आपको यहां पे पता चल गया कि स्लांट हाइट इज 20। इसको रख दो भैया इधर, है ना। तो 2 से कैंसिल होगा 10 बार, 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर में, यह आपका आंसर है बी। आया। ठीक है, इस ट्राइंगल में आप खड़े हो यहां और आपको जाना है यहां, विच इज हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसका फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू भुजा, √3/2 इंटू ए। पिरामिड की हाइट पता है, इतना आपको ट्रेवल करना है, यानी वो इसके बराबर है, और स्लांट हाइट आपको पता लगानी है ना। तो √3/2 इंटू ए यानी 10√3 और 10। अब एल क्या होगा, यहां टच करोगे स्लांट हाइट क्या होगी, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे 10√3 और ये आपको निकालना है। 10 का वर्ग 100, 10 का वर्ग 100 और 3, ये क्या बन जाएगा, ये 300 बन जाएगा, टोटल 400 हो जाएगा। और 400 किसका स्क्वायर होता है, 20 का। तो यहां पर आप 20 लिख दोगे एंड यू विल गेट योर आंसर। ये आपने बाकी फ्रेमिंग करी ली थी कर्व्ड सरफेस एरिया की। बताओ ओके है, एग्जैक्टली exactly. मैंने कभी नहीं बताया स्लांट हाइट 45 डिग्री पर होता है, बिल्कुल गलत आप बोल रहे हैं, ऐसा मैंने कहीं नहीं बोला है। √3/2 आनंद फॉर्मूला होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट निकालने का। एरिया निकालना है √3/2 इंटू ए स्क्वायर और हाइट निकालना है √3/2 इंटू ए। एरिया निकालना है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ओके, मस्त। ओके, अब यहां से मिक्स क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब पिरामिड के क्वेश्चन भी यहां खत्म हुए,
अब मिक्स क्वेश्चंस हैं जो आपने पढ़ा है उनसे, और प्लस थोड़े से कुछ डिफरेंट और क्वेश्चंस हैं, तो मजा आएगा। देखना शुरू करते हैं प्रश्नों को। करें सवाल को, यानी पढ़ें। हम्म। पढ़ लिया क्या भाई? इस्पात से धातु का एक अर्ध गोलाकार कटोरा बनाया गया है। कटोरे को बनाने में कुल इतना इस्पात का प्रयोग किया गया, इतना उसके अंदर जल आ सकता है। कटोरे की मोटाई इतनी है। मोटाई और बाहरी सतह का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो कटोरा क्या होगा। जो कटोरा होगा उसको, वो एक प्रकार का अर्धगोला होगा। अर्धगोले का मतलब क्या होगा? हेमिस्फीयर, है ना, मतलब आधा कटा हुआ ठोस गोला, लेकिन आधा। अगर मैं इसको बनाने का प्रयास करूं तो देखो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये एक गोला हो गया आधा, ठीक है, ये बन गया एक कटोरा। लेकिन ये कटोरा, भाई कोई भी कटोरा है, इमेजिन करिए थोड़ा सा मोटाई ज्यादा है उस कटोरे की, है ना। मोटाई अगर ज्यादा रहेगी तो वो कुछ इस प्रकार का होगा। ऐसा होगा। इसके अंदर चीजें यहां रखाएंगी, और ये क्या है? ये तो इसकी थिकनेस है, इसकी मोटाई है ना। इन्होंने दो चीजें बोली क्वेश्चन में। पहला बोला कि इसको बनाने के लिए कितना इस्पात, कितना स्टील लगा, मतलब वो इसका वॉल्यूम है। लेकिन उसके अंदर कितना पानी आ सकता है, यानी उसका उसका अंदर का आयतन कितना है, उसके अंदर कितनी वस्तु समा सकती है, वो वहां पर लिखा हुआ है। दो चीजें हैं। इसको बनाने में कितना मेटल लगा, कितनी धातु लगी, कितना स्टील लगा, वो आपको दिया हुआ है, और उसकी कैपेसिटी कितनी है वो भी आपको दिया हुआ है। तो देखिए हम दोनों चीजों को सॉल्व करेंगे। अगर हम इस अर्धगोले के आयतन की बात करें, बड़े वाले की आयतन की बात करें, तो ये हो जाएगा 2/3, सॉरी हाँ 2/3 पाई आर क्यूब। ये पूरे गोले का आयतन होगा, जो अपने आप में 342 पाई के बराबर होगा। दूसरी तरफ 2/3 पाई आर क्यूब, ये अपने आप में 144 पाई के बराबर होगा। अगर हम पूरे कटोरे की बात करें कि पूरा बनाने में हमें कितनी धातु की जरूरत पड़ी, कितनी धातु का प्रयोग किया गया, तो वो आएगा इसका, मतलब पूरे गोले का, अर्धगोले का आयतन ये है ना। लेकिन इसका आयतन ये है, लेकिन अंदर जो पानी भरा जा सकता है, मतलब यहां कितना पानी आ सकता है, उसका वॉल्यूम ये है। तो दोनों की अलग अलग आर होगी। देखो इसकी रेडियस भी होगी और इसकी भी कुछ रेडियस होगी। हम ये दोनों पता लगा रहे हैं, और दोनों का अंतर जो है वही मोटाई होगी। भाई बड़ी त्रिज्या में से छोटी त्रिज्या घटा दोगे तो वही उसकी क्या होगी? वही उसकी मोटाई होगी, थिकनेस होगी। तो वो हमें आराम से पता चल जाएगा। देखो यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। आपका पाई से पाई गया, ठीक है। दो से अगर इसको उड़ाओगे, ये आपका आर क्यूब आ जाएगा, 3 इधर चला जाएगा। 2 से उड़ाओगे तो 2 से 1 बार, 2 से 7 बार, 2 से 6 बार। इसका आप 3 गुना करोगे तो 6 तिया 18 का 8 कैरी 1, है ना। 51 और 1 कितना हो जाएगा? 6 तिया 18 का 8 कैरी 1, 7 तिया 21 और 1 22 का 2 कैरी 2, 3 और 2 हो गया 5। ये आ गया आपका कितना? आर क्यूब, ठीक है। 342 पाई, पाई से पाई आपका कैंसिल हो गया। कुछ मिस्टेक कर दी क्या अपन ने? 342 और 144। हम्म। अरे एक छोटी सी मिस्टेक हम कर रहे हैं। छोटी सी मिस्टेक हम क्या कर रहे हैं कि ये जितना बनाया है उसके लिए तो टोटल लेना पड़ेगा ना। यानी 342
और 144 ये दोनों जुड़ेंगे क्या? 6, 8 और 4 ये लेना पड़ेगा ना भाई। उसके अंदर कितना मटेरियल आ सकता है और कितना उसको बनाने में प्रयोग किया गया है, दोनों जुड़ेगा ना, है ना। ये यहां पे 486 आएगा। ये टोटल जो कटोरा है उसको बनाने के लिए कितना वॉल्यूम का यूज किया गया है, ये वो है। तो टोटल कटोरा कितना हो जाएगा? 486 हो जाएगा, है ना। अब ठीक है, चलो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल करोगे 2 बार, 4 बार, 3 बार, एक बार 3 का मल्टीप्लाई और हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। अब आप अगर यहां ध्यान से देखें तो ये बनेगा 729, ये आएगा 729, और 729 किसका क्यूब होता है? तो वो होता है 9 का क्यूब। तो एक आ गई आपकी बड़ी वाली रेडियस 9। इस पर चलें, यहां पे फिर पाई से पाई उड़ जाएगा, आर का क्यूब बराबर 2 से डिवाइड करोगे 2 7 जा 2 2 जा मल्टीप्लाई बाय 3, ये 216 है, 216 है, जो किसका क्यूब होता है? 6 का क्यूब होता है। तो आपको पता चल गया ये 6 है। तो पहला आंसर तो हमारा आ गया कि जो मोटाई है वो कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। 3 सेंटीमीटर वाले दो ऑप्शन है हमारे पास, यानी ये दोनों आंसर तो हो नहीं सकते। अगला इन्होंने क्या पूछा है? अगला क्वेश्चन इनका है कि बाहरी सतह का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। बाहरी सतह का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि सारे ऑप्शन पाई में है तो हमें पाई को टच नहीं करना है, 2 को 2 रहने देना है, पाई को पाई रहने देना है। आर का स्क्वायर, कैपिटल आर कितनी है? 9, यानी 9 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर हो गया 81, 81 का डबल इंटू पाई, तो ये हो जाएगा आपका 162 पाई। दिस इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ आउटर स्फीयर। तो 162 पाई और 3, मोटाई कितनी है? 3 है, और जो बाहरी पृष्ठ का, वक्री पृष्ठ का क्षेत्रफल है, कर्व्ड सरफेस एरिया आउटर वाला, वो 162 है। आंसर इज बी। सर नेक्स्ट चैप्टर कब से स्टार्ट होगा? मंडे से। बोलो, डन है? क्लियर? कोनो दिक्कत परेशानी? फोर 486 इनको जोड़ के आया भाई। कटोरा बनाने में कितनी मेटल लगी और उसका अंदर वॉल्यूम कितना है, इन दोनों को प्लस करेंगे तभी तो उसकी टोटल कैपेसिटी आएगी, कितना लगा। तो एक से कैपिटल आर, एक से स्मॉल आर, दोनों का डिफरेंस मोटाई, और बाहर वाले गोले का वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर स्क्वायर कर दोगे, आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 134। ठीक है। धातु का एक खोखला बेलन बनाया गया। बेलन के वाय और आंतरिक वक्र पृष्ठ का मध्य का अंतर इतना है, बेलन की ऊंचाई इतनी है, खोखले बेलन का कुल क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, बेलन की आंतरिक और वाय त्रिज्या क्या है? इंटरनल और एक्सटर्नल जो रेडियस है वो दोनों आपको पता लगानी है। बनेगा? देखो पहले थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं। खोखला बेलन यानी कैसा हो जाएगा? ये बेलन हो गया। अब इसको खोखला कैसे बनाएं? खोखला ऐसे बनाएंगे इसको। ये खोखला बेलन बन गया। अब अगर खोखला बेलन है, ऑब्वियस सी बात है, एक रेडियस 1 होगी, एक रेडियस 2 होगी। रेडियस 2 एक्सटर्नल और रेडियस 1 इंटरनल, दो रेडियस होंगी। आपसे कहा गया है वाय और आंतरिक वक्री पृष्ठ के मध्य का अंतर इतना है, बेलन की ऊंचाई, खोखले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2640 है, तो बेलन की आंतरिक और वाय त्रिज्या बतानी है। तो सबसे पहले हम यहां पे क्या देखेंगे
कि दोनों के वक्र पृष्ठ का अंतर देखो, दोनों का भाई वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πr h, लेकिन अंतर क्या होगा, तो एक R2 होगा, एक आपका R1 होगा। तो यहां पे 2πh कॉमन निकलेगा और R2 माइनस R1 बनेगा, ये कर्व्ड सरफेस एरिया का डिफरेंस होगा। तो 2πh R2 माइनस R1 विच इज इक्वल टू 352। इससे आपको R2 और R1 पता चल जाएंगे कि दोनों रेडियस का डिफरेंस क्या है ना। तो ये हो गया आपका 2 हो गया आपका 22/7। एच कितना गिवन है, एच आपको दिया हुआ है, बेलन की ऊंचाई 28 है, तो एच आ गया 28। R2 माइनस R1 नो इंफॉर्मेशन अवेलेबल एंड 352 है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो एक बात बताओ, 11 से कैंसिल हो जाएगा क्या? देखो 7 से ये कैंसिल हो जाएगा 4 बार, 11 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार, 11 से 3 बार, 11 से 2 बार, तो ये भी गया है ना। 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16, 16 दूनी 32। तो हमें पता चल गया कि R2 और R1 में कितने का डिफरेंस है, R2 और R1 में 2 का डिफरेंस है। ये एक बात पता चल गई। लेकिन यहां सारे ऑप्शंस ऐसे हैं जिनमें 2 का डिफरेंस है, तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर है बात। अब इन्होंने अगला क्या बोला, इसका कुल वक्र पृष्ठ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, वक्र पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है। तो वो क्या होता है, वो होता है 2π, देखो 2πr/h, 2πr प्लस h, ये बेसिक होता है। लेकिन अगर खोखला हो गया तो वो क्या हो जाएगा 2π। ठीक है, एक तरफ हो जाएगा R1 प्लस R2, फिर एक हो जाएगा आपका R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, याद है। और प्लस में क्या हो जाएगा, यहां माइनस आएगा लेकिन प्लस का H, जो अपने आप में किसके बराबर है, 2640 के बराबर है। यह होता है खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। बोलो, ठीक है। चलो वैल्यू पुटिंग स्टार्ट करें। ये 2π यहां चला जाएगा, 2640 डिवाइडेड बाय 2, पाई का मतलब 22, और 7 चला जाएगा ऊपर, ये गया। R1 प्लस R2 मुझे नहीं पता, R1 प्लस R2 हमें नहीं पता, इसको छोड़ो। यहां पे मैंने प्लस लगा दिया, क्या मल्टीप्लाई आएगा। और यहां पे R2 माइनस R1 हमारे पास कितना है, 2 है। H हमारे पास कितना है, 28 है। और इक्वल में ये इनको उधर खिसका देते हैं, ये आ जाएगा 2 प्लस 28, और ये आ जाएगा आपका क्या, R1 प्लस R2। ठीक है, ये भी नीचे चला जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चलेगा, R1 और R2, और यहां पे सबकी काटापीटी करनी पड़ेगी, है ना। और 28 और 2 30, और रहा सहा नीचे चला जाएगा। 2640 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2, 22 और 30। बोलो, इसको अगर हम कैंसिल करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमें R1 और R2 का योग मिल जाएगा। तो चलो काटापीटी कर लेते हैं, है ना। 22 से ध्यान से देखो, 22 से पहले एक बार और 22 से 2 बार, ये गया, है ना। 30 का दुगना 60, 60 का दुगना यानी ये 2 बार गया, तो 7 दूनी 14। तो मुझे पता चल गया कि R1 और R2 का योग कितना आना चाहिए, 14 आना चाहिए, है ना। 6 और 4 10 होता है, 10 और 8 18 होता है, 6 और 8 14 होता है, 10 और 12 22। आंसर डी आएगा। डिफरेंस तो सब में 2 है, लेकिन योग 14 आ रहा है, और वो केवल डी ऑप्शन है। 6 और 8 इज द आंसर। बताओ, क्लियर है बात?
आया। हम्म। शिवम डीआई में भी टाइम लगेगा, पढ़ाएंगे उसको भी। ठीक है। ये है आपका खोखला बेलन, खोखले बेलन का ये वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला है और ये संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला है। इसमें वैल्यू रखने से R2 और R1 मिला, इसको सॉल्व करने से R1 और R2 मिला, योग 14 है, डिफरेंस 2 है, तो 6 + 8 14 और 6 और 8 का डिफरेंस 2, ये आपका आंसर था। चलिए क्वेश्चन नंबर 135 देखते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है। दी गई आकृति में एक समषटभुज है, यानी ऑल साइड्स आर इक्वल और ईच साइड ऑफ हेक्सागन इज 12 सेंटीमीटर। आच्छादित भाग यानी जो शेडेड एरिया है, इसका क्षेत्रफल आपको बताना है। आपको मैं बता चुका हूं कि जो हेक्सागन होता है, रेगुलर हेक्सागन होगा, है ना, उसकी ऑल साइड्स अगर इक्वल हैं और जब आप इसको बनाओगे तो ये अपने आप में कितने इक्विलेटरल ट्राइंगल में डिवाइड होता है? 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल में डिवाइड होता है ना। एक बात हो गई। अब अगर आप यहां पे थोड़ा ध्यान से देखोगे, मान लीजिए मैंने इसको इससे मिला दिया, ये अपने आप में कंप्लीट इक्विलेटरल ट्राइंगल है। जो मैंने 1 बनाया है, ये कंप्लीट इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और अगर इसको मैं मिला देता हूं तो ये हाफ ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। 1 कंप्लीट इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड हाफ। तो आपको बेसिकली 1.5 ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया बताना है, 1.5 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है ना। जो शेडेड पार्ट है वो इतना ही है ना, क्योंकि उसमें इन्होंने इतना और एक्स्ट्रा ऐड कर लिया। तो ये हो गया 1 ट्राइंगल और ये हो गया हाफ ऑफ ट्राइंगल। क्लियर है बात? तो आप तो पहले कुछ मत करो, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो ये हो गया आपका √3/4 इंटू ए। एक साइड 12 है तो 12 इंटू 12, तो ये आ जाएगा 4 का 3 गुना 36, ये आ गया आपका 36 √3। आपको क्या बताना है? एक तो कंप्लीट वाले का बताना है और एक हाफ ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल बताना है। तो कंप्लीट ट्राइंगल का एरिया है 36, तो इसका आधा क्या हो जाएगा? 18 √3। तो टोटल क्या बन जाएगा? 54 √3। एंड दिस इज द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, 54 √3, ऑप्शन ए। बताओ, क्लियर है बात? एक पूर्ण त्रिभुज है और एक उसका आधा है। तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 36 है तो आधे का क्या होगा? आधा 36 का आधा 18 √3, दोनों को प्लस करोगे 54 √3 इज द आंसर। क्लियर? ये देखो एक और बहुत प्यारा सवाल। चलिए समझते हैं। दी गई आकृति में ए बी सी डी और 8 और 6 वाले हैं आच्छादित भाग, यानी फिर से जो आपको ब्लैक पार्ट दिख रहा है, आपको उसका एरिया बताना है ना। तो यहां पे ए बी सी डी क्या है और बी ई एफ जी है ना। थोड़ा सा यहां समझने का प्रयास करना। एफ आपको नहीं दिख रहा होगा, एफ यहां है ना, ये एफ है। ए बी सी डी की अगर बात करें तो ये, यानी ये अपने आप में एक वर्ग है, इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है? 8 है।
लेकिन बी ई एफ जी ये भी अपने आप में एक स्क्वायर है, ठीक है, ये भी अपने आप में एक स्क्वायर है, थोड़ा सा तिरछा हो रहा है लेकिन ये भी अपने आप में क्या है, एक स्क्वायर है, और इसकी हर भुजा कितनी है, 6 है, ठीक है। तो ये 6 है तो ये भी 6 होगा, ये 8 है तो ये भी 8 होगा, है ना। अब अगर सोचो ये पूरा 8 है, ठीक है, तो इसमें से इतना 6 है तो यहां से यहां तक कितना होगा, 2 होगा। ठीक इसी प्रकार अगर यहां पर देखा जाए ये कंप्लीट 8 है, अगर यहां तक 6 है तो यहां तक 2 होगा। अब आप एक चीज यहां पर थोड़ी मुझे बताना, अगर मुझे शेडेड पार्ट का एरिया बताना है ना, तो आप देखिए एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, और ये अपने आप में एक स्क्वायर है। अगर बड़े वाले स्क्वायर में से दोनों त्रिभुज और जो एक छोटा वाला स्क्वायर बन रहा है, अगर इन तीनों के क्षेत्रफल को, एरिया को घटा दें, ठीक है, तीनों के क्षेत्रफल को घटा दें तो क्या बचेगा, ये शेडेड पार्ट ही तो बचेगा। सोचो जरा, इस पूरे में से अगर मैं इस त्रिभुज को हटा दूं, इस वाले त्रिभुज को हटा दूं और इस वर्ग को हटा दूं तो क्या बचा, क्या बचा, ये शेडेड पार्ट ही तो बचा। मतलब हम सही सोच रहे हैं, जो लॉजिक लगा रहे हैं। तो चलो, ये जो बड़ा वाला स्क्वायर है इसका एरिया 8 गुणा 8 यानी 64, ठीक है। त्रिभुज का बेसिक फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। देखो बेस और हाइट दोनों सेम है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एक का एरिया 8 आ जाएगा तो दूसरे का भी 8 आएगा। अगर एक का 2 से 2 गया तो एक ट्राइंगल का एरिया 8 है तो दूसरे का भी 8 आएगा, और स्क्वायर का एरिया क्या आ जाएगा, इसकी साइड क्या है, 6 इंटू 6 यानी 36, है ना। तो ये पूरे बड़े वाले स्क्वायर का क्षेत्रफल है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 8, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 8, और इस वर्ग का क्षेत्रफल 6 गुणा 6 36। तो 8 और 8 कितना हो गया, 16, 16 इसमें जुड़ेगा तो ये आ जाएगा 52, यानी आपके पास बचेगा कितना, 12। जो शेडेड पार्ट है उसका एरिया है 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, ऑप्शन ए से आपको इनमें दिमाग लगाना पड़ता है, घटाकर जोड़कर तब ये चीजें बनती है। क्लियर है। चलिए आगे, एपी का मान आपको बताना है। एबीसीडी एक आयत है, पी भुजा एबी पर एक ऐसा बिंदु है, डीपी 13 है, वैल्यू रख देते हैं। डी से लेकर पी तक को अगर मिला दिया जाए, डी से लेकर पी तक को अगर हम मिला दें तो ये कितना है, ये 13 है। सी से लेकर पी तक कितना है, 10 है। बी से लेकर पी तक कितना है, 6 है। तो ए से लेकर पी तक की वैल्यू, ए से लेकर पी तक की वैल्यू क्या होगी, ये आपको पता लगाना है ना। अब आप देखिए, ये अपने आप में एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ये अपने आप में एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो आपको यहां तो क्लियर दिख रहा है कि अगर ये 10 है, ये 6 है, तो ये डेफिनेटली क्या होगा, 8, ट्रिपलेट होता है 6 से 10 का। तो हमें विद इन सेकेंड पता चल गया कि भैया ये कितना है, ये 8 है, हाँ या ना, ये कितना हो गया, 8 हो गया। लेकिन ये 8 है तो ये भी कितना होगा, 8 होगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, इस वाले ट्राइंगल में ये 8 है, ये 13 है, तो ये क्या होगा, तो वापस से पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। 8 13 तो किसी का ट्रिपलेट होता नहीं है, तो 13 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट इज इक्वल टू एक्स। तो 9 में से 4 गया
16 में से 6 गया, 105। तो ये जो आपको दिख रहा है x, ये क्या है? 105 है, ऑप्शन ए। ठीक है, सिंपल बात है। ये 6 है तो ये 8 है, ये 8 है तो ये 8 है, तो ये 8 है, ये 13 है, तो यहां क्या आएगा? तो 8 13 से कोई ट्रिपलेट तो बनता नहीं है ना? ये अगर यहां 13 हो तो इसका मतलब 13 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर अंडर रूट में इज इक्वल टू एक्स, तो आंसर इज 105। ओके, आज मेंसुरेशन एंड। एक ठोस घन को 27 समरूप घनों में काटा जाता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? एक ठोस घन को 27 समरूप घनों में काटा जाता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? देखो क्या हुआ होगा, एक बड़ा घन था, उससे आपने 27 छोटे छोटे घन बनाए, है ना? 27 आपने क्या करा? छोटे छोटे घन बनाए। अगर बड़े घन में एक घन का भाग दे दें तो हमें पता चल जाएगा कि एक एक की भुजा कितनी है ना? मतलब बड़े घन में छोटे घन का भाग दे दें तो हमें 27 आंसर आना चाहिए। घन का आयतन क्या होता है? ठीक है, तीनों भुजाएं, भाई एक हो जाएगा क्या? ए और ए। नीचे क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा आपका ए और ए। लेकिन हमें कट पिट के क्या लाना है? हमें आंसर लाना है 27। अब 27 कब पॉसिबल है? जब यहां पे 3a और 3a आएगा। भाई a से a कैंसिल हो जाएंगे, 3 इंटू 3 आ जाएगा। इसका मतलब कि अगर बड़े घन की भुजा और छोटे घन की भुजा को कंपेयर करें, अगर इसकी एक भुजा a है तो इसकी एक भुजा 3a होगी, 3 गुना होगी। बोलो हाँ या ना, है ना? तभी तो 27 आएगा। भाई बड़े घन के आयतन में छोटे घन के आयतन का भाग दोगे तो 27 आना चाहिए। 27 कब आएगा? जब हर भुजा 3 3 गुना होगी, तो 3 गुणा 3 गुणा 3 यानी 27, है ना? तो अगर छोटे घन की एक भुजा ए है तो बड़े क्यूब की प्रत्येक भुजा उससे 3 गुना होगी। तो दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल को कंपेयर करना है, यानी आपको क्या देखना है? टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6 इंटू ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा 6 इंटू ए स्क्वायर, है ना? और हमें इसको कंपेयर करना है। तो आप देखो, चलो ठीक है, और यहां पे ये कितने हैं? ये 27 है, ये भी ध्यान रखना है। तो यहां प्रत्येक भुजा कितनी है? प्रत्येक भुजा है 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर। और यहां पर क्या आ जाएगा? 6 इंटू प्रत्येक भुजा ए है और ए से कितने घन है? 27 है ना? तो आपके 6 से 6 तो कैंसिल हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? ये एक्चुअल में ऐसा हो जाएगा, 3a का होल स्क्वायर। तो ये आएगा 9a स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? 27a स्क्वायर, है ना? और अगर आप देखें तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, 9 एकम 9, 9 तिया 27। तो अगर पहले टोटल सरफेस एरिया 1 था, अब 3 हो गया, यानी कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गया। किस पर? 1 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, यानी टोटल सरफेस एरिया कितना परसेंट बढ़ गया? 200% बढ़ गया। दिस इज योर आंसर, ऑप्शन ए। बोलो, क्लियर है? टू 100%। भाई 1 से 3 हो गया, यानी 2 की ग्रोथ हुई 1 पर, 200% इंक्रीमेंट हुआ। आपको कुल मिला के ये सोचना था कि 27 कब आएगा? जब यहां 3 इंटू 3 आएगा, यानी यहां एक भुजा ए है तो यहां 3 है, तो 3a 27 आएगा, क्योंकि ए से ए कट जाएगा। यानी अगर यहां प्रत्येक भुजा ए है तो यहां प्रत्येक भुजा 3a है। तब आप वैल्यू रखोगे एंड यू विल गेट योर आंसर। डन। ये देखो एक और जबरदस्त सवाल।
यहां पे आपसे फिर बोला है कि जो शेडेड पार्ट है यानी जो ब्लैक कलर का पार्ट है उसका आपको एरिया बताना है ना। देखो यहां पे क्या लॉजिक काम करेगा, इसको जरा ध्यान से समझना। क्या होगा, थोड़ा सा ये डायग्राम में और प्रॉपर बनाता हूं, थोड़ा सा डायग्राम गलत बना हुआ है, मैं इसको आपके लिए सही बनाता हूं, इसको समझना। ये हो गया, ये अपने आप में क्वाड्रेंट हो गया, एक चतुर्थांश हो गया, है ना। अब यहां पे ये इसका मिड पॉइंट हो गया मान लीजिए, तो ये ऐसा बन जाएगा और ये ऐसा बन जाएगा, है ना। ठीक इसी प्रकार इसका मिड पॉइंट यहां ले लेते हैं, तो ये फिर ऐसा बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा यहां लेते हैं, ये थोड़ा ऐसा बनेगा, है ना। अब यहां पे क्या होगा, हम अगर इसको इससे मिला दें और इसको इससे मिला दें, ये पता है अपने आप में एक स्क्वायर बनेगा, ठीक है। अब देखना, ये हो गया आपका आधा सर्कल, ये हो गया आपका आधा सर्कल, और ये दोनों पता है क्या है, आधे का भी आधा है ना भाई। ये एक कंप्लीट सर्कल है, अगर मैं इसको आधा करूंगा तो ये बनेगा, ये दोनों आधे आधे हैं, तो ये दो आधे आधे मिलके एक सर्कल बन जाएंगे। बोलो हाँ या ना। ये आधे आधे मिलकर एक सर्कल बन जाएंगे, और ये क्या है, ये तो आधे का भी आधा है, ये दोनों आधे आधे और हैं, तो जब दो आधे के आधे मिलेंगे यानी एक चौथाई मिलेंगे तो ये आधा सर्कल बनेगा। यानी कुल मिला के यहां पे कितने सर्कल हैं, 1.5 सर्कल है ना। अगर हम क्या कर रहे हैं, इसको इससे और इसको इससे मिला दें, अगर इतने भाग को छोड़ दें, है ना, तो ये आधा, ये आधा, ये एक चौथाई, ये एक चौथाई, तो ये दोनों मिलके एक सर्कल बन गया, और आधे के दो टुकड़े मिलकर आधे बन गए, तो एक सर्कल प्लस आधा सर्कल यानी 1.5 सर्कल, और इस 1.5 सर्कल को आप 3/2 भी बोल सकते हो, 3/2 सर्कल। इतनी बात आपको शायद समझ में आ गई होगी, है ना। अब ये अपने आप में क्या है, कि स्क्वायर है। अब इन्होंने क्या बोला, इसको समझना, एक से लेकर ए तक, यहां से लेकर यहां तक कितना है, 7 है, तो यहां से यहां तक भी कितना होगा, 7 होगा, यहां से यहां तक भी कितना होगा, 7 होगा, और यहां से यहां तक भी कितना होगा, 7 होगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो ये एक्चुअली क्या है, मिड पॉइंट पे टच कर रहा है, ये डायग्राम थोड़ा सा गलत बना हुआ है, इसको देखना आप। अब अगर मैं आपसे पूछूंगा कि अगर ये पूरा 7 है तो ये इसके मिड में है, यानी ये क्या होगा, 7/2, ये भी क्या होगा, 7/2, ऐसे ये क्या होगा, 7/2, और ये भी क्या हो जाएगा, 7/2। ये पूरा 7 है तो इसका आधा क्या होगा, 7/2, ऐसे ये पूरा 7 है तो इसका आधा क्या हो जाएगा, 7/2, 7/2। बात समझ आ रही है। तो कुल मिला के आपको क्या करना है कि एक बड़ा सर्कल है, पहले उसका आपको एक चौथाई भाग निकालना है। ये जो आपको दिख रहा है ये एक 1/4 ऑफ सर्कल है, एक बड़े वृत्त का एक चौथाई हिस्सा है, क्वाड्रेंट पार्ट है ऑफ अ बिग सर्कल। तो आपको पहले बड़े वाले सर्कल का, जो बड़ा सर्कल है, इसका एक चौथाई निकालना है, तो आपको इस पूरे सर्कल का एरिया पता चल जाएगा, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। फिर उसके अंदर से दो चीजें माइनस करनी पड़ेगी, है ना। ये जो बड़ा वाला सर्कल है इसमें से आप दो चीजें माइनस करोगे, एक तो 1.5 सर्कल, 3/2 ऑफ सर्कल, और आप क्या माइनस करोगे, ये अपने आप में एक स्क्वायर है तो आप एक स्क्वायर और माइनस करोगे। तो जब ये दो चीजें इस बड़े वाले में से माइनस हो जाएगी तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा बचे हुए भाग का क्षेत्रफल, यानी ये वाला हिस्सा। समझ आ रही है बात। दो चीजें माइनस करनी पड़ेगी, 1.5 सर्कल, 1.5 सर्कल, और एक स्क्वायर, है ना। तो देखो पहले तो बड़े वाले सर्कल का एरिया निकालते हैं। इसकी रेडियस कितनी होगी, 7 + 7 14 तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 14 का स्क्वायर, तो 14 को लिख देते हैं 2 बार, डिवाइडेड बाय 4। इसको कर लेते हैं सॉल्व, ठीक है।
7 से कैंसिल हुआ 2 बार, 2 से कैंसिल हुआ 2 बार, 2 से कैंसिल हुआ 11 बार, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 154, है ना। इस पूरे बड़े सर्कल का एरिया कितना है, 154 है। अब इन छोटे छोटे सर्कल का एरिया निकालते हैं, डेढ़ सर्कल का एरिया निकालना है, तो आप यहां आ जाओगे 3/2, और एक सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, है ना। अब यहां रेडियस कितनी है भैया, यहां रेडियस है पाई आर स्क्वायर यानी 22/7, और यहां रेडियस कितनी है, 7/2 है, हाँ या ना। रेडियस कितनी है, 7/2 है। ठीक है, अगर हम स्मॉल सर्कल के पॉइंट से बात करें तो ये हो जाएगा 7/2 का होल स्क्वायर, और 7/2 का होल स्क्वायर यानी 49/4, 7 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, प्लस सर्कल, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, भुजा का वर्ग, तो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी हो जाएगा 49/4, ये इसमें से माइनस होगा। बताओ यहां तक बात समझ में आई, ठीक है। चलो इसको काटा पीटी करते हैं, तो यहां पे आप क्या करोगे, यहां पे 7 से ये 7 बार कैंसिल हो जाएगा, है ना, और 3 से ये कैंसिल हो जाए, 2 से कैंसिल हो जाएगा 11 बार। इसके अलावा और कुछ हो सकता है क्या, 7/2, और कुछ भी नहीं हो सकता, नीचे 4 बच जाएगा आपका। चलो कोई बात नहीं, ये हो गया 70, 11 इंटू 3 33, 33 का आप 7 गुना करोगे, 21 का 1, 21 और 2 हो जाएगा आपका 23, 231, ये आ जाएगा 231/4, और ये आपके पास क्या है 49/4। जब ये दोनों जुड़ेंगे एलसीएम 4 आएगा, तो ये जुड़ेंगे 9 और 1 10 का 0, 4 3 7 और 1 8 और 2, और जब इसको आप सॉल्व कर लोगे तो ये कितना आ जाएगा 70। तो आपको अब कुछ नहीं करना था, 154 में से आपको बस 70 माइनस करना है, एंड यू विल गेट योर आंसर विच इज 84। तो जो शेडेड पार्ट है उसका एरिया कितना आएगा, 84, ये आपका आंसर है। आया समझ में। यहां पे डेढ़ सर्कल है, ये बात आपको शायद समझ में आ गई होगी। डेढ़ सर्कल और एक अपने आप में स्क्वायर, इतना माइनस कर देंगे तो जो शेडेड पार्ट है, ब्लैक पार्ट है, उसका एरिया आपको मिल जाएगा। ओके भाई, 14 समझ में नहीं आया, आप मुझे बताइए कि ये जो सर्कल है इसकी रेडियस ये होगी ना पूरी, तो अगर यहां से यहां तक 7 है तो यहां से यहां तक 7 होगा, तो पूरी रेडियस कितनी आएगी 14, इसलिए 14 का स्क्वायर 14 इंटू 14, क्योंकि वो तो अपने आप में एक सर्कल है ना। आया मजा। चलिए अगला देखते हैं, इसको देखो भाई। दी गई आकृति में 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर भुजा वाले दो वर्ग दिए गए हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या है, यह आपको बताना है। हम्म, देखो एक छोटी सी बात समझना, आपको मैंने ज्योमेट्री में एक चीज सिखाई थी, अगर अगर ये दो भुजाएं एक दूसरे के समानांतर हों, तो एक आपका बड़ा वाला ट्राइंगल और एक आपका छोटा वाला ट्राइंगल, ये एक दूसरे के क्या होता है, समरूप होता है। ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल कहलाएंगे,
समरूपता यहां पे प्रूव होगी। अगर एक बड़ा ट्राइंगल है और एक इस प्रकार की भुजा है और दो भुजाएं समानांतर है, तो ध्यान से देखो जरा इसको, क्या यहां पे ऐसा प्रूव हो रहा है? मैं आपको घुमा के दिखाऊं इसको, देखो, सोचो ये डायग्राम अगर ऐसा हो तो क्या ये ऐसा नहीं बन रहा है? देखो जरा ध्यान से, ये सेम ऐसा नहीं बन गया? ये भुजा इसके एकदम समानांतर होगी तो सेम बात हो रही है, बस फर्क इतना है कि ये डायग्राम ऐसा दिया हुआ है। तो आप ये बताइए मुझे कि जो बड़ा वाला सर्कल है और जो छोटा वाला सर्कल है, दोनों एक दूसरे के समरूप होंगे, है ना? दूसरी बात, इन्होंने बोला कि दी गई आकृति में 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर भुजा वाले दो वर्ग दिए हुए हैं। इस वर्ग की भुजा कितनी है? 8 है। और ये जो बड़ा वाला है इसकी भुजा कितनी है? इसकी भुजा कितनी है? 20 है ना? अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगी। तो आपसे बोला है छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए, यानी इसका क्षेत्रफल मुझे बताना है। इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या हो सकता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। अब आप देखो, अगर मुझे इसका ये बेस तो पता है, हाइट पता चल जाए, भाई बेस पता है, हाइट पता चल जाए तो एरिया आ जाएगा। तो यहां पे हम समरूपता लगा देंगे। कैसे लगाएंगे उस बात को समझना। देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि इस पूरे बड़े त्रिभुज की ऊंचाई क्या है? 20 + 8, तो ये हो गई 28, है ना? ये पूरा क्या है? 28 है। उसके कंपैरिजन में ये कितना है? 8 है। अगर ये पूरा 28 है तो ये कितना है? 8 है। ठीक इसी प्रकार अगर इसके सामने ये अगर 20 है तो ये क्या होगी? तो आपको पता है कि समरूप त्रिभुज में भुजाएं समान अनुपात में होती है, ठीक है? समरूप त्रिभुज में भुजाएं समान अनुपात में होती है। तो जो संबंध 8 का 28 से है वही संबंध x का 20 से होगा। जो संबंध 8 का 28 से है वही संबंध x का 20 से होगा, है ना? ये आपको, इसको x नाम ले देते हैं अपन यहां पे, है ना? भाई बड़े वाले त्रिभुज की भुजा 28 तो छोटे वाले की 8, इसकी भुजा 20 तो इसकी क्या, हम समरूपता लगा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 4 से कैंसिल करोगे 7 बार, 4 से कैंसिल करोगे 5 बार, 40/7, ये आ गया 40/7। ये आ गई इसकी हाइट, तो मुझे हाइट पता चल गई 40/7। 2 से कैंसिल हो जाएगा 4 बार, 160/7 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये इस शेडेड पार्ट का एरिया है, 160/7, ऑप्शन बी, 160/7। बोलो, आनंद की प्राप्ति हुई या नहीं हुई? हम्म, ओके। इसके अलावा अभी मात्र 4 प्रश्न बचे हैं, 141, 142, 143 और 144। तो मैं अब आपको और ज्यादा यातनाएं और कष्ट नहीं दूंगा, आपको इन 4 क्वेश्चंस का एक रिकॉर्डेड वीडियो दे दूंगा मैं आपको, है ना? अब मैं आपको ये नहीं पढ़ाता हूं, 4 ही क्वेश्चन बचे हैं, चैप्टर खत्म हो गया, लेकिन अब एक दिन और अपना जाएगा, तो ये 4 क्वेश्चंस का आपको अलग से एक रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा आज या कल में ऐप में। जैसे आज क्लास नंबर 13 है तो क्लास नंबर 14 करके ये 4 वीडियोस, 4 क्वेश्चंस का एक वीडियो और उसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। जब इच्छा हो तब देख लेना। तो अपना मेंसुरेशन चैप्टर यहां पे समाप्त होता है। उम्मीद है आपको बहुत ही आनंद प्राप्त हुआ होगा इस चैप्टर में। मंडे से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अभी आपको 2 बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन देनी है, 2 मिनट आप रुकिएगा, अब भी मुझे याद आया, 2 चीजें आपको बतानी है। तो पहला तो ये कि हमारा नेक्स्ट एक चैप्टर होगा जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, जो बहुत छोटा सा चैप्टर है, 2 या 3 क्लासेस में खत्म हो जाएगा, है ना? तो हाइट एंड डिस्टेंस के बाद फिर देखते हैं डीआई, प्रोबेबिलिटी या जो भी है वो अभी आगे आएंगे। एक ये चैप्टर और हो जाए तो फिर अपना ये पूरा फैमिली खत्म हो जाएगा ना, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, हाइट एंड डिस्टेंस, ये पार्ट खत्म हो जाएगा। फिर बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स बचे हैं, तो मंडे से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एक बात हो गई, ठीक है? दूसरी बात, आपको कुछ और खास खास जानकारियां दे देता हूं मैं। पहली चीज, ठीक है, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन आज शाम 4 बजे से लगभग 7 बजे तक विनर्स के
यूट्यूब पर किसी भी चैनल पे, अब कौन सी चैनल पे करेंगे देखेंगे, सुंदरकांड लाइव चलेगा। तो इसलिए आज शाम की आपकी ऐप की क्लासेस, यूट्यूब क्लासेस कैंसिल रहेंगी, क्योंकि सारी फैकल्टी, सारी टीम इस सुंदरकांड का हिस्सा बनेंगे। तो आप भी घर बैठे इसका हिस्सा बन सकते हो, ठीक है। इसको आप लोग देख लेना, लाइव रहेगा आज यूट्यूब पर, ये चलेगा 4 बजे से, 4 बजे के आसपास ही स्टार्ट होगा। एक बात ये हो गई। दूसरी बात आपको मैं एक और बता देता हूं। दूसरी बात महत्वपूर्ण यह है कि 5 सितंबर को टीचर्स डे है, और इस बार हम टीचर्स डे ऑफलाइन, अब ऑनलाइन वाले बच्चे तो हमारे साथ है नहीं, तो हम ऑफलाइन वाले बच्चों को ट्रिप पे ले जा रहे हैं। अगर आप में से कोई, मैं उसकी लोकेशन भी आपको बता देता हूं, अगर आप में से कोई हमारे साथ चलना चाहते हो, हालांकि उसकी एक मिनिमम फीस है, क्योंकि बहुत सारे हजारों बच्चे हैं, सबका खर्चा उठाना थोड़ा सा, बहुत थोड़ा नहीं, बहुत भारी हो जाएगा। अगर आप इंदौर में हैं, इंदौर के आसपास हैं, या आप चाहते हो कि ठीक है दूर से ट्रेवल करके मंडे तक आपको आना है, तो आप आ सकते हो। इंदौर में ही पास में एक चौकी धाणी करके एक जगह है, वहां पे विनर्स की पूरी टीम, सारे टीचर, सारे टीम मेंबर, सारे स्टूडेंट्स वहां पे इकट्ठे होंगे। टीचर्स डे वहीं सेलिब्रेट होगा, वहां से हम इवेंट भी लाइव चलाएंगे। अगर आप चाहते हो कि एक दिन ऐसा मिल जाए कि सब लोगों से मिलना भी हो जाए, है ना, टीचर्स डे साथ में सेलिब्रेट कर लें, और आप आना चाहते हो, तो मैं आपको एक मोबाइल नंबर दे देता हूं, उस पर आप कॉल करके इंफॉर्मेशन ले लेना, है ना। मैं एक नंबर दे रहा हूं आपको, ठीक है। क्या प्रोसेस रहेगी, क्या करना रहेगा, तो ये एक हमारे विपिन सर हैं, इनसे आप कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो। इससे फायदा क्या होगा कि सारी टीम आपको, सारे टीचर सब मिल जाएंगे, बढ़िया मस्त दिन भर पार्टी रहेगी, खाना खाना रहेगा, उसमें वाटर पार्क है, और बहुत सारी गेम्स एक्टिविटीज रहेंगी, फोटो सेशन हो जाएगा, तो बहुत सारी सुविधाएं उसमें हैं। तो आप इनसे कांटेक्ट कर लेना, 91315747 और 61। अगर आप चाहते हो साथ में चलना, इंदौर में ही है, इंदौर के पास में ही है चौकी धाणी, गूगल पे आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो आप अगर हमारे साथ चलना चाहते हो, तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को आप यहां पे चल सकते हो। क्या इसकी फीस है, क्या चार्जेस रहेंगे, और क्या सिस्टम है, आप इनसे कॉल करके जानकारी ले लेना, अगर आप आ सकते हैं तो। सुंदरकांड क्या होता है आज शाम को देख लेना, ठीक है। और ये इवेंट लाइव भी चलेगा, पूरा तो नहीं, लेकिन इस इवेंट को हम कुछ कुछ हिस्सा लाइव चलाएंगे डायरेक्ट वहीं से, तो आप यूट्यूब पे फिर से इससे जुड़ जाना, ठीक है भाई, है ना। तो मिलते हैं शाम को 4 बजे सुंदरकांड में। इसके अलावा फिर टीचर्स डे पे मैं तो आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन आपकी उस दिन और दूसरी क्लासेस लगभग बंद रहेंगी, क्योंकि सारी टीम वहां रहेगी, लेकिन अपनी क्लास सुबह होती है, मैं आपको पढ़ा दूंगा। नया चैप्टर तो शुरुआत कर ही देंगे। विपिन सर इज इक्वल टू दिस नंबर। ठीक है, चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी फिर मंडे अपनी क्लास तो लगेगी, बाकी क्लासेस अगर दूसरी हैं तो वो सारी आपकी लगभग ऑफ रहेंगी, आपको इंफॉर्मेशन और मिल जाएगी। कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, लेकिन उस दिन इंस्टीट्यूट बंद रहेगा, क्योंकि सारे लोग चौकी धाणी में रहेंगे, और उसके अंदर जाने का चार्ज लगता है, और चार्ज 10-20 रुपए नहीं है, थोड़ा सा ज्यादा है, हजारों में भी नहीं है, आप पता कर लेना। अगर आपको इंदौर आना है, उसमें सारा सब कुछ रहेगा, खाना नाश्ता, बहुत सारी सुविधाएं हैं, तो वो रहेगा। नहीं देखा है तो जरूर आ जाओ, अगर संभव है तो इंदौर आ जाना आप, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।